है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसको समझने से पहले हमें सबसे पहले टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला जो टॉपिक है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसमें क्या करता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर हमारी एक डिवाइस होती है जो यूज़ की जाती है किसी भी जो हमारा सर्किट है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक कोयल होती है जो करंट कैरी करती है और वो कोयल रखी जाती है इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा तो क्या होगा कि जब हम कोई भी हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कोयल है, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें सबसे पहले वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी। ठीक है बच्चों, तो वो क्या होगा, जब हमारी कोई भी करंट कैरिंग कोयल है जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। कैसे टॉर्क एक्सपीरियंस करती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अब क्या है, हमारे पास हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना, देखो हमारे पास यहाँ पे एक कोई करंट कैरिंग कोयल है। ठीक है, और उस करंट कैरिंग कोयल को हमने थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है हमारा। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना कोई भी करंट कैरिंग कोयल है, ठीक है, जिसको हमने थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा हुआ है और इस डायरेक्शन में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्ट करेगा। ठीक है, और हमने सपोज कर लिया कि ये जो हमारी कोयल है PQRS है वो हमारी एक कोयल है। ठीक है, और उसमें हमने सपोज कर लिया कि ये I अमाउंट ऑफ करंट है जो इसमें से फ्लो करेगा और उसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो ये है। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो हमारी डायरेक्शन है वो क्या है, किस चीज़ की डायरेक्शन है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, ऐसे ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक्ट करेगा हर एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है ना, हर एक पॉइंट के ऊपर ऐसे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्ट करेगा। तो ये क्या हमारा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे है ना साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब हमने सोच कर लिया कि जो हमारी PQ साइड है वो कितनी है, V है, और ये हमने L मान ली, जो हमारी QR है ना ये हमारे L के इक्वल हो जाएगी। अब हमें पता है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है और जो हमारी रेक्टेंगल है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके अपोजिट साइड्स होंगे वो क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये B है तो ये भी किसके इक्वल होगा, ये भी B के इक्वल होगा। अगर ये L है तो ये भी साइड किसके इक्वल होगी, ये भी हमारी L के इक्वल होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये आ गया हमारे पास। अब क्या होगा, अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन है, अब हमारे पास करंट की भी डायरेक्शन है। तो क्या होगा, अब जब कोई भी करंट कैरिंग कोयल, जब भी कोई करंट कैरिंग कोयल है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा जो फोर्स होगा ना, हम इस वाली साइड जो हमारी PQ साइड है ना इस पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये थीटा एंगल बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारी PQ साइड है उसके साथ थीटा बना रहा है और जो हमारी साइड RS है उसके साथ भी वो थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसका हम यूज करेंगे और उसका यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, उसका यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे कि इस वाली साइड पे जो हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या होगी। तो ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है। ठीक है, ये हमारा थंब हो गया, ये हमारी फर्स्ट फिंगर और ये हमारी मिडिल फिंगर होती है। और जो थंब है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो ये फिंगर होती है वो रिप्रेजेंट करती है, जो हमारी मिडिल फिंगर होती है वो रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये फिंगर्स हैं हम क्या करेंगे, इन तीनों फिंगर्स को उनकी डायरेक्शन में रखेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, इसको करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि हमारी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, फादर मदर चाइल्ड, फादर से F मतलब फोर्स, मदर से M का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड का C का मतलब करंट। अब यहाँ पे देखो बच्चों कि ये अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अब ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, तो हमारा फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, फोर्स की डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ होगी।
ठीक है, ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी। हमने सपोज कर लिया कि F4 फोर्स है जो एक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसकी जो अपोजिट साइड है RS, यहाँ पे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। किस चीज को, हम यहाँ पे फोर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कैसे फोर्स को फाइंड आउट करेंगे, अगेन हम यूज करेंगे क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब यहाँ पे देखो बेटा, हमने जो हमारी कॉइल है वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ी करके रखी हुई है, तो ये जो हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इस डायरेक्शन में है, बट जो हमारा करंट है ना वो अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है। कैसे फ्लो कर रहा है, वो अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, बट जो हमारा करंट है वो अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है। कैसे एक्ट कर रहा है, वो हमारा अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो जो हमारा फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, वो नीचे की तरफ एक्ट करेगी ना। तो हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा फोर्स है ना, अब हमने सपोज कर लिया कि F2 जो हमारा फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब एक चीज देखो बेटा, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, हर जगह पे सेम है, जो हमारा अमाउंट ऑफ करंट है वो भी सेम है। अब इन दोनों की जो लेंथ है वो भी सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हमारी हर एक चीज सेम है, एंगल भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा F4 है और जो हमारा F2 है वो भी तो सेम होने चाहिए ना, तो वो भी क्या होंगे, वो सेम होंगे। अब देखो दोनों के दोनों एक ही एक्सिस पे एक्ट कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट, तो ये किस टाइप का फोर्स होगा, ये हमारे बैलेंस्ड फोर्स होंगे। क्या होंगे, बैलेंस्ड फोर्स होंगे। और हमें पता है कि हमने अपनी 11वीं क्लास में पढ़ के देखा था कि हमने सपोज कर लिया कि हमारे 2 एंड्स हैं, ठीक है, एक तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, एक इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, ठीक है। तो जब वो एक दूसरे के अगेंस्ट फोर्स एक्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करेंगे, तो क्या होगा, तो जो इम्पैक्ट होगा, जो ये जो हमारा पोर्शन है इसकी जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, वो फिक्स होगी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, जो चीज जहाँ पे है वो वहीं पे ही रहेगी, ठीक है। तो जो हमारा F4 फोर्स है और जो F2 फोर्स है, दोनों की दोनों लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों के दोनों वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे। क्या कर देंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, काउंटर बैलेंस कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास साइड QR बची है, अब हमारे पास जो साइड बची है वो PS साइड बची है, 2 साइड बची हुई है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो ये, अब हम दोबारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कौन सी होगी। अब देखो ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हमारी करंट की डायरेक्शन है, और ये क्या, जो हमारा थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा फोर्स की डायरेक्शन को, क्योंकि हमारा जो फोर्स लग रहा है ना वो किस साइड में लग रहा है। तो इसने दिखाया कि जो हमारा फोर्स है ना वो बाहर की तरफ लगा हुआ है। अब जो बाहर की तरफ लगा हुआ है उसको हम ऐसे तो दिखा नहीं सकते कि वो ऐसे एक्ट करेगा, तो हमने सपोज कर लिया कि वो ऐसे एक्ट कर रहा है, और हमने सपोज कर लिया कि F1 फोर्स है जो हमारी साइड, जो हमारी QR साइड है ना, QR साइड के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम फाइंड आउट करेंगे जो हमारी साइड PS है ना, PS के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। तो जो PS है ये हमारी साइड PS हो जाएगी ना, तो इस पे भी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। अगेन वी विल यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अब इस डायरेक्शन में तो हमारा ये क्या हो गया, इस डायरेक्शन में तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमारी करंट की डायरेक्शन है, बट इसमें करंट की डायरेक्शन वो ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम यहीं पे रखेंगे, बट हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में हमारी जो मिडल फिंगर है ना उसको उस साइड में कर देंगे। कैसे, ऐसे देखा आपने, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी और ये हमारी किस चीज़ की डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, और जो हमारा थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स है वो कहाँ पे लग रहा है, वो अंदर की तरफ लग रहा है। तो सिचुएशन कैसी है ये, अब हमारी ये साइड है, एक साइड में तो फोर्स हमारा बाहर की तरफ लग रहा है और दूसरी साइड में फोर्स हमारा अंदर की तरफ लग रहा है। अब ये क्या है, दो फोर्स है और दोनों के दोनों फोर्स एक सिंगल आर्म के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इस टाइप के जो फोर्स है और दोनों के दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ आर्म,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। आइदर फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल इज नोन एज टॉर्क। क्लियर बच्चों? तो ये क्या करेगा, ये इसमें एक रोटेटिंग इफेक्ट जनरेट कर देगा, तो जिसकी वजह से जो हमारी टॉर्क, जो हमारी कॉइल है ना जिसमें हमारा करंट कैरी कर रहा है, वो ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, ऐसे। ये मार्कर देखो, ये ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, ऐसे, ठीक है। तो जो इसमें रोटेटिंग इफेक्ट जनरेट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो जो इसमें करंट कैरी कर रहा है, और जब हमने कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है उसको हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसने क्या करा, उसने एक फोर्स एक्सपीरियंस करा, और उस फोर्स की वजह से इसमें क्या हुआ, उस फोर्स की वजह से इसमें एक रोटेटिंग इफेक्ट जनरेट हो गया, और जो रोटेटिंग इफेक्ट जनरेट हुआ है इस फोर्स की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टॉर्क बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम यहाँ पे ना फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, F1 की वैल्यू। तो हमारा जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा ILB साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, ILB साइन थीटा, और ये जो थीटा है ये क्या है, ये हमारा एंगल है, किस किस के बीच का एंगल है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारी लेंथ है ना उसके बीच का एंगल है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारी लेंथ है और हमें पता है, और जो हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ हमने स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारी करंट की डायरेक्शन होती है ना, ठीक है, उसी डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, जो हमारा लेंथ है, जो हमने स्मॉल लेंथ ली है, या कोई भी हमारा एक एलिमेंट है, या जो हमने लेंथ ली है ना, तो जो हमारी ये जो लेंथ है ना, स्मॉल लेंथ है, उसको हम उसी डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स एक्ट करेगा। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये हमारी लेंथ की डायरेक्शन हो जाएगी, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब ध्यान से देखो, इनके बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, वो 90 डिग्री का एंगल है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ILB साइन 90 डिग्री, ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो जो हमारा जो फोर्स है ना, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी ILB, ठीक है बच्चों। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स है इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे एक्ट करेगा, तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे भी एक्ट करेगा, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये हमारा हमने सपोज कर लिया कि F3 फोर्स है, तो जो हमारा जो F3 फोर्स है ना वो अंदर की तरफ लगेगा, जो हमारा F3 फोर्स है वो कहाँ पे लगेगा, वो अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है बच्चों। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो भी हमारी ILB के इक्वल होगी, जहाँ पे I हमारा अमाउंट ऑफ करंट है जो इस आर्म से फ्लो करेगा, L हमारी लेंथ है इस साइड की जिसमें से हमारा करंट फ्लो करेगा, और B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, B हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से हमने फोर्स निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना, अब इस फोर्स की वजह से, फोर्स का इम्पैक्ट क्या पड़ा है, फोर्स की वजह से क्या इसमें टॉर्क जनरेट हुई है, तो जो हमारी टॉर्क होती है वो किसके इक्वल होती है, टॉर्क होती है हमारी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमारे पास यहाँ पे क्या चैलेंज है, फोर्स को हमने फाइंड आउट कर लिया है, बट हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो एक टास्क है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ना इसको टॉप व्यू से देखेंगे, क्या देखेंगे, टॉप से। जब हम इसको टॉप से देखेंगे ना तो हमें क्या दिखाई देगी, हमें बस ये साइड दिखाई देगी, हमें ना तो फोर्स दिखाई देगा, ना हमें कुछ दिखाई देगा, ना हमें ये वाली साइड दिखाई देगी। अगर हम टॉप व्यू से देखते हैं हमें दिखाई क्या देगा, हमें दिखाई बस एक सिंपल ये वाली लाइन दिखाई देगी, ठीक है बच्चों, ये लाइन दिखाई देगी और ये हमारा एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, और इसकी जो साइड है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो B है। अब हमने देखा था कि एक तो फोर्स हमारा बाहर की तरफ एक्ट कर रहा था, एक हमारा फोर्स अंदर की तरफ एक्ट कर रहा था, ऐसे। तो ये हमारा F1 फोर्स था और ये हमारा कौन सा फोर्स था, ये हमारा F3 फोर्स था, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब हम इसको लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखेंगे। अब जब हमने इसको एक्सटेंड किया तो हमें क्या मिला, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की, और ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, जिसको हमने फाइंड आउट करना। अब बच्चों हमें पता है कि इस डायरेक्शन में हमारा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था ना, ये जो डायरेक्शन थी वो किसकी थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, या ये जो हमारी डायरेक्शन थी ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी ना। अब मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थीटा एंगल बनाएगा इसके साथ, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा थीटा एंगल हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये भी हमारा थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी हमारा थीटा के इक्वल हो जाएगा।
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारी ये साइड है ना इसको रिजोल्व करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, इसको हम रिजोल्व करेंगे, ठीक है ना, फोर्सों को एक्सपीरियंस करेगी तो हम क्या करेंगे, इसको रिजोल्व करेंगे। तो जैसे हम इसको इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा थीटा बनता है ना, अगर हम उस डायरेक्शन में फोर्स को रिजोल्व करते हैं तो वो हमेशा वहाँ पे कोस थीटा बनाएगा। तो अब ये बी वाली जो हमारी साइड है, जब हम इसको इस डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बी कोस थीटा। अब जैसे हम इसको वर्टिकली रिजोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी साइन थीटा। हम उसको वर्टिकली रिजोल्व नहीं करेंगे क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है बच्चों, तो हम उसको हॉरिजॉन्टली ही रिजोल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास बी कोस थीटा आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी है, बी कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल आई है, आई एल बी के इक्वल आई है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी कितनी आई है, बी कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बी कोस थीटा, ठीक है। और लेंथ इनटू ब्रेड्थ किसके इक्वल होती है, वो एरिया के इक्वल होती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों हमें पता है कि जब कोई भी चीज़ है रोटेट करती है तो किसी न किसी डायरेक्शन में रोटेट करती है, ठीक है। तो जो हमारी टॉर्क है वो क्या हो, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। अब हमें पता है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वहाँ पे हम साइन थीटा अपेंड करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, कोस थीटा है। तो कोस थीटा के अकॉर्डिंग क्या है, टॉर्क हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, बट ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका भी हम कोई सोल्यूशन करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन ये है कि अब हमने ये क्या माना था, ये हमने थीटा माना था एंगल, और ये किसकी डायरेक्शन थी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक प्लेन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, एक प्लेन ड्रॉ करेंगे जो अल्फा एंगल बनाएगा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है ना, वहां पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल डाल देंगे। और वो जो नॉर्मल है ना, वो किसके ऊपर होगा, वो जो हमारी साइड है ना, पी क्यू साइड है, इसके ऊपर हम एक नॉर्मल डाल देंगे, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर नॉर्मल डाल दिया, तो जो ये नॉर्मल होगा ना, वो अल्फा एंगल बनाएगा किसके साथ, जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अल्फा एंगल हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, एक तो हमारी साइड ये है, अब इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर हमने ऐसे डाला हुआ है, ये हमारा एन मान लो, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होता है, अब एक चीज देखो, हमने अपनी जो प्रीवियस यूनिट्स है उसमें हमने पढ़ा है कि जो हमारी डायरेक्शन होती है, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होती है, वो हमेशा कैसी ली जाती है, वो नॉर्मल आउटवर्ड ली जाती है। तो हमने इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, नॉर्मल आउटवर्ड तो लेंगे ना। नॉर्मल का मतलब क्या है, ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरी लाइन है, बी वाली लाइन है, ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी बी वेक्टर वाली लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है। अब मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारा एंगल था वो थीटा था, और जो हमारा हमने नॉर्मल डाला है वो इसके साथ अल्फा एंगल बनाएगा। कितना बनाएगा, अल्फा एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे ये अल्फा प्लस थीटा ये किसके इक्वल होगा, ये 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि टोटल एंगल हमारा कितना 90 डिग्री का है, और अल्फा प्लस थीटा भी हमारा टोटल एंगल है। तो अल्फा प्लस जो हमारा थीटा है वो किसके इक्वल है, वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो हमारा थीटा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई ए बी कोस 90 माइनस अल्फा। अब कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगी, आई ए बी कोस अल्फा, सॉरी साइन अल्फा के इक्वल आ जाएगी। ये हमारा साइन अल्फा के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि कोस 90 माइनस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन अल्फा के ना। तो ये हमारा साइन अल्फा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा NIA होता है ना, ये हमारी मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल होती है। तो जो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू हमारी NIA के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो जो हमारी टॉर्क है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो आ जाएगी MB साइन अल्फा। अब हमें पता है कि जब हम साइन अल्फा को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जो हमारी ये दोनों क्वांटिटीज है इनके बीच में क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इट कैन बी रिटन एज
एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी टॉर्क की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी टॉर्क की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और जो सेम प्रिंसिपल है वो सेम प्रिंसिपल यूज होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम उसमें कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, कैसे क्या होगा, तो वो हम देखेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों अब इसका डायग्राम तो थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, ठीक है, बट थोड़ा सा ऐसा भी नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम है इसका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ठीक है बच्चों, तो इसको ना हम अभी एक कॉपी में समझेंगे, ठीक है ना, कि प्रॉपर डायग्राम के साथ हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो इसके बाद में ना आपको फेयर जो हमारा डायग्राम है ना उसके साथ आपको इसको समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है। और जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है वो हम कैसे मतलब हम किस लिए यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करना होता है या मेजर करना होता है। वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसका यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे कि मान लिया हमारे पास कोई भी सर्किट है, उस सर्किट में उसका जो एक एंड है वो तो हम इसके साथ अटैच कर देंगे और जो उसका दूसरा एंड है वो हम T2 टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे। और इसको जो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसको हम सीरीज में अटैच कर देंगे, जहाँ पे भी हमने जितना भी अमाउंट ऑफ करंट है उसको डिटेक्ट करना है वहाँ पे हम इसको इसके सीरीज में अटैच कर देंगे। ठीक है, और जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही कोई करंट कैरिंग कॉइल है उस करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करती है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। क्या करती है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। और वो फोर्स क्या करता है, वो फोर्स इसमें रोटेटिंग इफेक्ट जनरेट कर देता है। और वो रोटेटिंग इफेक्ट ही हमें क्या बताएगा, और कितना वो रोटेट होगी, जितना भी अमाउंट ऑफ करंट है उसमें से फ्लो करेगा उसके हिसाब से जो हमारी कोयल है ना जिसमें से करंट कैरी कर रहा है वो क्या करेगी, वो मूव करेगी। और वो जितना मूव करेगी उतना ही जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। और वो डिफ्लेक्शन हमें बताएगी कि कितना अमाउंट ऑफ करंट है वो उसमें से फ्लो करेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि जैसे ही हमने इसका जो T1 टर्मिनल है, T1 टर्मिनल को जहाँ से भी हमें करंट को मेजर करना है ना वहाँ पे एक एंड पे इसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो जैसे इसमें से करंट फ्लो करेगा ऐसे, ये हमारी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, और ऐसे इसमें जो हमारा करंट है ना वो ऐसे इसमें से फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया ये हमारा H क्या, ये हमारा टॉर्सनल हेड है जिसके साथ क्या होती है, ये हमारा हेड है जिसके साथ हमारी जो ये जो स्ट्रिप है ना ये हमारी फॉस्फोर ब्रोंज स्ट्रिप लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने ना जो एम पॉइंट है, एम पॉइंट पे हमने कनकेव मिरर लगाया हुआ है। उस कनकेव मिरर है, उस कनकेव मिरर के अंदर हमारा एक पॉइंटर है। ठीक है, क्या हमारा पॉइंटर है, और वो पॉइंटर क्या होता है, जो डिफ्लेक्शन शो करता है ना पॉइंटर, वो ही मतलब यहाँ से ही हमें डिफ्लेक्शन मिलेगी कि गैल्वेनोमीटर की जो हमें रीडिंग मिलती है ना वो हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, कैसे मिलेगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इसमें से करंट आएगा, ठीक है, इसमें से करंट आएगा, करंट आएगा तो इसमें से क्या है, जो हमारी कोयल है इस कोयल में से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और ये हमारी जो कोयल है इसके अंदर क्या है, एक हमारी नॉन मैग्नेटिक मेटालिक स्ट्रिप लगी हुई है। ये हमारी सिलेंड्रिकल भी हो सकती है और स्फेरिकल शेप में भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, इसका भी एक रीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे हमने 2 परमानेंट मैग्नेट्स रखी हुई है। अब हमें पता है कि जो हमारी परमानेंट मैग्नेट्स होगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो नॉर्थ से लेके साउथ तक फ्लो करता है। ठीक है, तो इसका जो वन एंड है, जो ये हमारी फॉस्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप है उसका वन एंड तो यहाँ पे कनेक्टेड है, और जो उसका दूसरा एंड है ना वो हमारा एक हेयर स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। ये हमारा एस डैश लगा हुआ ना यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक हेयर स्प्रिंग है। ठीक है, और हेयर स्प्रिंग है ये कनेक्टेड है किसके साथ, T2 टर्मिनल के साथ। ठीक है, जो हमारा अमाउंट ऑफ करंट है वो इसमें से निकल जाएगा और आगे फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी सेटलमेंट है कि हम ऐसे इसको एडजस्ट करते हैं किसी भी एक सर्किट में। ठीक है, अब इसकी वर्किंग क्या है, ये काम कैसे करता है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि जैसे हमने इसमें से सप्लाई दी करंट की हमने सप्लाई दी,
तो यहाँ से ये सप्लाई किसमें आई, ये इस मूविंग कॉइल, सॉरी जो हमारी ये कॉइल है ना, इस कॉइल में आई। तो जैसे ही कॉइल में इसकी सप्लाई जाएगी तो क्या होगा, तो अब इसमें से करंट कैरी कर रहा है। अब हमें पता है कि कोई भी करंट कैरिंग डिवाइस है, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस होगा, ये नॉर्थ और साउथ पोल क्या है, ये हमारी मैग्नेट्स है ना, मैग्नेट्स के दो पोल्स हैं, और ये क्या करेंगे, ये इसमें से करंट को फ्लो करवा देंगे। तो जैसे इसमें से करंट का फ्लो होगा तो क्या होगा, जैसे इसमें करंट का फ्लो, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे ना, ये हमारा नॉर्थ और साउथ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी है और करंट भी कैरी कर रहा है, तो क्या करेगा, वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और जो डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में वो एक्सपीरियंस करेगा, वो हम अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके इसमें से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो जैसे हम इसमें से उसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, अब हमें पता लग जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क मतलब किस डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा। तो जैसे ये रोटेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो पॉइंटर इसके साथ अटैच है ना, वैसे वैसे वो रोटेट करेगा। ठीक है, और वहाँ पे जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है ना, उसमें नंबरिंग होती है, तो वो किसी भी एक नंबर पे जाके रुक जाएगा, और वो नंबर जो होगा ना, वो हमारी रीडिंग होगी, वो हमें बताएगा कि कितना अमाउंट ऑफ करंट है ना, वो उस सर्किट में से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है ना, तो जितना ये रोटेट करेगा, अब ये हमारा हेयर स्प्रिंग का फंक्शन आता है यहाँ पे, तो जितना वो रोटेट करेगा तो हमारा हेयर स्प्रिंग का फंक्शन क्या होता है, ये उसको वापस अपनी ओरिजिनल जो उसकी पोजीशन है ना, जीरो पोजीशन, उस पर लाने का काम करता है। तो जैसे अब हमने करंट को तो मेजर कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जो कनेक्टिविटी है ना, जो इसकी सप्लाई है, उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही स्टॉप करेंगे, अगर यहाँ पे हेयर स्प्रिंग नहीं होता तो क्या होता, जो हमारा पॉइंटर है ना, उसी पॉइंट के ऊपर जाके रुक जाता जितना उसने करंट दिखाया है। ठीक है, तो हेयर स्प्रिंग का फंक्शन क्या है, हेयर स्प्रिंग का फंक्शन है कि वो वापस उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगा। कैसे लेके आएगा, क्योंकि जो हमारा स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग के अंदर भी एक रिस्टोरिंग फोर्स है, क्या है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स उस टॉर्क के इक्वल होगा जो इसमें प्रोड्यूस हुई है करंट की वजह से। ठीक है, तो ये इसकी फंक्शनिंग है, ये इसका फंक्शन है। अब हमें पता है कि जो हमारी टॉर्क होती है वो किसके इक्वल होती है, अभी हमने देखा ना, एन आई ए बी के इक्वल होती है इंटू साइन थीटा। थीटा यहाँ पे भी कितने डिग्री का है, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है ना, यहाँ पे भी हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेके चलेंगे। तो ये हमारा टॉर्क हो गया ना, आई ए बी एन आई ए बी। ठीक है, अब जितना ही टॉर्क होगा उतना ही तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, है ना। तो जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारा जी थीटा, सॉरी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा होगा जी थीटा के इक्वल होगा, जहाँ पे थीटा क्या होगा, हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब जितना वो रोटेट करेगा वही तो हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है ना, और जी हमारा क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब मैंने आपको बताया ना कि दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो जैसे हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एन आई ए बी अपॉन इज इक्वल टू जी थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ से ना अमाउंट ऑफ करंट निकाल लेंगे कि कितनी अमाउंट ऑफ करंट है इसमें से फ्लो करेगी। तो जो हमारी अमाउंट ऑफ करंट है वो आई हो जाएगी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, जी थीटा बाय एन ए बी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो जी हमारा कांस्टेंट है, एन भी हमारा कांस्टेंट है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है। ए हमारा क्या है, एरिया, एरिया तो हमारा चेंज हो ही नहीं सकता। बी हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, वो भी हमारा चेंज नहीं हो सकता। तो ये सारी की सारी जो टर्म्स है ना, ये क्या है हमारी, ये सारी की सारी कांस्टेंट टर्म्स है। तो ये हमने सपोज कर लिया कि के इक्वल है जी अपॉन एन ए बी, ये सारी की सारी कांस्टेंट्स है। तो जो हमारा करंट है ना, करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हमारी के थीटा के इक्वल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, और के की वैल्यू हमारी क्या है, ये। तो ये इसका डेरिवेशन हो गया और ये इसकी वर्किंग वगैरह ये सब कुछ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है बेटा, कि जो हमारी जो डिवाइस है वो कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको हम कैसे पता करेंगे। अगर मान लिया हमने करंट सेंसिटिविटी चेक करनी है, तो अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जाने पे अगर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट लार्ज अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन शो करता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसी को ही हम करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। ऐसे हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी है, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है।
अबाउट वोल्टेज। अब जो हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी है, सॉरी करंट सेंसिटिविटी है, वो किसके इक्वल होती है? अभी मैंने आपको बताया ना कि जो IS है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारी करंट सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। और जो हमारी करंट सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है कि थोड़ा अमाउंट ऑफ करंट अगर उसमें से फ्लो करेगा तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो थीटा अपॉन आई भी इक्वल होती है। थीटा हमारी क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन, और आई क्या है? जो हमारा करंट उसमें से फ्लो करेगा जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगी, वो हमारा आई अमाउंट ऑफ करंट है। ठीक है, ये हमारी करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी। ऐसे ही हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी, वो भी हमारी थीटा अपॉन वी के इक्वल हो जाएगी। अगर उसमें वी अमाउंट ऑफ वोल्टेज है वो प्रोड्यूस मतलब वो उसमें से फ्लो करवाते हैं, तो जितने अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन होगी वो क्या इंडिकेट करेगी? वो इंडिकेट करेगी हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी को। ठीक है बच्चों, तो इसका मैं एक बार आपको जो फेयर डायग्राम है वो आपको दिखा देता हूँ। अब देखो बच्चों, ये है इसका ओरिजिनल डायग्राम, क्योंकि जो डायग्राम हमने बोर्ड पे बनाया है वो इतना अच्छा नहीं बना है, ठीक है ना। तो ये है सारा का सारा हमारा, ये हमारी दो पोल्स है, ये दो टर्मिनल्स हैं, ये हमारा टॉर्जनल हेड है, ठीक है, ये हमारा एम हो गया ये पॉइंट, ये हमारा हेयर स्प्रिंग हो जाएगा, ठीक है, ये इसका T2 टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारी क्या है? ये हमारी दो मैग्नेट के पोल्स हैं, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिनल डायग्राम है, अगर आपको देखना है तो ये इसका ओरिजिनल डायग्राम है, ठीक है बच्चों। तो आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल टू एवरी वन ऑफ यू। इफ़ इट इज़ बेनिफिशियल देन प्लीज़ don't forget to write in the comment box. Okay, thanks for watching this video.